Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This video is coming after around 4 or 5 days of break due to some personal reasons, but from today onwards we will be continuing the series, and from today onwards we are going to start with the class 9 civics. हमने देखा था SST के 9th standard में 4 पार्ट है, history, civics, geography and economics. We have already covered the first chapter of history, that is the French Revolution, और अब हम पढ़ने वाले हैं first chapter of civics, जिसका नाम है वाई डेमोक्रेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड नाइन्थ में जो सिविक्स है उसका पैटर्न क्या है. नाइन्थ की सिविक्स डेमोक्रेसी के बारे में है, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं डिटेल में उसकी स्टडी दी है. लेकिन क्योंकि जब हम एसएसटी को नाइन्थ में पढ़ेंगे तो वर्ल्ड एस्पेक्ट भी इसमें कवर किया गया है, तो जब आप सिविक्स पढ़ने वाले हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं, बल्कि उसको कंपेयर करके पढ़ाया जाएगा फ्रॉम दी अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and those representatives are forming the government and ruling the people for the welfare of them. सिंपल सा है, डेमोक्रेसी में जो पीपल है उनके पास एक एक वोटिंग राइट होगा तो वोट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों को रूल करेंगे. चैप्टर्स का पैटर्न क्या है, पहले आपको केस स्टडी दी जाएगी और केस स्टडी की मदद से आपको एक कंसेप्ट को समझाया जाएगा, राइट. यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टे तरीके से पढ़ेंगे, राइट. पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या बेसिक्स का हमें आइडिया लेना है, पहले मैं उनको समझाऊंगी और फिर उसके बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, केस स्टडी को देखने वाले. इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी. जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो क्लैरिटी होगी दिमाग में कि किस पॉइंट पर ध्यान देना है. फाइन, सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है डेमोक्रेसी, ज़रूरत क्या है डेमोक्रेसी की, ठीक है. अभी चैप्टर में हमको 4 कंट्रीज़ के बारे में 4 अलग अलग कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी के बारे में आइडिया दिया गया है, ठीक है. और उसके बाद हमने देखा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है और इंडिया की डेमोक्रेसी बाकी कंट्रीज से अलग क्यों है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, जैसे कि गवर्नमेंट के दूसरे फॉर्म्स भी हैं, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है. डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. एक कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट एंटिटी इन द डेमोक्रेसी. वाई, बिकॉज दे हैव वोटिंग राइट्स. दे हैव वोटिंग राइट्स, दैट टू थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर इसको हम यूनिवर्सल अडल्ट सफराज भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या है, ऑल दोज सिटीजन्स हु आर 18 और अबव 18 ईयर ऑफ एज दे आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग अ वोट. इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. जो भी सिटीजन 18 या उससे ज़्यादा ईयर्स का है उसको वोटिंग राइट मिलेगा. फाइन, अब यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो सिटीजन्स के हाथ में पावर दे रहा है, सिर्फ एक बार वोट डालने के लिए नहीं. हम एक बार गवर्नमेंट बनाते हैं, एक बार वोट डालते हैं, वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट क्रिएट होती है, टेन्योर होता है 5 साल का. लेकिन पीपल के पास पावर है कि अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, करप्शन कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट को सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, हम गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर मैं देखा पीपल आर दी मोस्ट पावरफुल. नाउ हाउ डू दी पीपल रूल देमसेल्व्स, दे रूल देमसेल्व्स बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या होगा, डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली पीपल पावरफुल है, पीपल को ही रूल करना है. लेकिन क्या पॉसिबल है कि एक कंट्री के सारे लोग मिलकर रूल करें, नहीं, है ना. डिले होगा चीज़ों में बहुत ज़्यादा और कन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे. किसी एक को तो लीडर बन के सामने आना पड़ेगा, तो लीडर कौन बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये रिप्रेजेंटेटिव्स भी पीपल के बीच में से ही जाएंगे. कैसे, हम सारे लोग सिटीजन्स हैं इंडिया के,
हमारे बीच में क्या होगा, जब भी इलेक्शन होगा तो कुछ कैंडिडेट्स वहां पर जाके खड़े होंगे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स को आगे गवर्नमेंट के सामने, पूरी अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, उनको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो पीपल के डाउट्स, पीपल के कंसर्न्स, पीपल की प्रॉब्लम, पीपल की चॉइसेस, इन सब के बारे में किसको बताने वाले हैं, अथॉरिटीज को, या जब ये खुद गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ गए। रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद क्या होगी, इनके पास पावर। रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जब पावर होगी तो वो किस तरीके से उसको रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, ये भी हमारी डेमोक्रेसी में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब ये देखा गया कि देयर आर सम कंट्रीज जो अपने आप को बोलती हैं डेमोक्रेसी, मतलब वो इलेक्शन करवाती हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं इलेक्शन के लिए, वहाँ पर पीपल को वोटिंग राइट्स हैं, बट इन द ट्रू सेंस वो डेमोक्रेसी नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या वो ठीक तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ वोटिंग राइट देने से, इलेक्शन कराने से एक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं बन जाती। ये समझाया गया है हमें इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हमें दी गई है 4 कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन, 4 कंट्रीज की केस स्टडी कि किस तरीके से वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कह रही हैं लेकिन डेमोक्रेसी के हर एस्पेक्ट को फॉलो नहीं कर रही है। सो लेट अस बिगिन विद दोस एस्पेक्ट। डेमोक्रेसी में ओनली पीपल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज नॉट इनफ। इलेक्शंस अगर कोई भी कंट्री करा रही है तो आप उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते अगर वो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं करा रही, अगर वो प्रॉपर चॉइस नहीं दे रही है ना, या लोगों को इतना फ्रीडम नहीं है कि वो अपने लिए खुद से डिसीजन ले सके, अपनी चॉइस बता सके, तो आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते इन द ट्रू सेंस। नाउ कौन से 4 फीचर्स के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, देखते हैं। रूलर्स इलेक्ट बाय पीपल शुड टेक ऑल द डिसीजन, मतलब कि अगर लोगों ने वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? ऑब्वियसली बात है उन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में। क्यों? क्योंकि लोगों ने वोट ही तो इसलिए दिया है ना कि आप हमारे लिए सही डिसीजन ले सको। लेकिन अगर किसी डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है तो आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, है ना। जैसे जिस तरीके से मोनार्की में होता है, मोनार्की का मतलब क्या है? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्रॉपर पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो किसके हाथ में होगा? वो होगा वहां की क्वीन या फिर वहां के किंग के हाथ में, जिसको हम बोलेंगे मोनार्क। मान लो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और जब वो किंग या क्वीन के पास पहुंचता है अप्रूवल के लिए तो ये उसको डिनाई कर देते हैं या उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे देते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, लेकिन उनके हाथ से जाकर वो कहां पर चली गई? सपोज गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया, पार्लियामेंट ने कुछ डिसीजन लिया और फिर वो जाकर किंग या क्वीन के पास गई अप्रूवल के लिए। अब यहाँ पर किंग और क्वीन अप्रूवल उसी डिसीजन को देने की बजाय उसके अगेंस्ट डिसीजन दे रहे हैं, तो मतलब डिसीजन मेकिंग पावर अल्टीमेटली किसके हाथ में चली जाती है? किंग या क्वीन के हाथ में, जो कि पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। पीपल के द्वारा इलेक्टेड है रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, बट उनको अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो आप उसको डेमोक्रेसी के ट्रू एसेंस में नहीं काउंट कर सकते। यहां पर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट का मतलब है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होगी? किसके पास होनी चाहिए? पीपल, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में। देन सेकेंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। एक पॉइंट में 3 की पॉइंट्स हैं। कैसे? इलेक्शंस होंगे तो उसमें चॉइस मिलनी चाहिए,
है ना। मतलब ये नहीं होना चाहिए अगर इलेक्शन में सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा है तो आपको वोट इसी को देना पड़ेगा। तो फिर आप इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपको चॉइस मिली। चॉइस होने का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स होने चाहिए, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, है ना, ताकि आपको एक ही पार्टी को वोट करने के लिए आपको फोर्स ना किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर चॉइस देने की जरूरत है। इफ द इलेक्शंस आर नॉट प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर चॉइस तो आप उसको डेमोक्रेसी के ट्रू एसेंस में काउंट नहीं कर सकते। देन फेयर अपॉर्चुनिटी। फेयर अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर वो व्यक्ति जो एलिजिबल है टू कंडक्ट द इलेक्शन, है ना, हर वो व्यक्ति जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें पोटेंशियल है कि वो जाकर एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और वहां पर बैठकर लोगों के लिए डिसीजन ले सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, उसको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इट मीन्स दोज कैंडिडेट्स हु हैव कैपेसिटी, दोज हु हैव कैपेसिटी, दे शुड बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी। अगर इलेक्शन ऐसे कैंडिडेट्स को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है इलेक्शन फाइट करने की, रिप्रेजेंटेटिव्स बनने की, तो आप उसको सही तरीके का इलेक्शन नहीं कहेंगे। देन अनदर पॉइंट इज टू चेंज द करंट रूलर्स। मतलब जो गवर्नमेंट अभी है उसके पास एक फेयर चांस होना चाहिए हारने का। अजीब लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि हम सोचते हैं कि फेयर चांस हमें जीतने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द रूलिंग गवर्नमेंट इट शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तभी तो उसको डर होगा ना कि अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे, अगर हम लोगों के अगेंस्ट डिसीजन लेंगे, अगर हम सोसाइटी के अगेंस्ट डिसीजन लेंगे तो हमको इस पोस्ट से, हमको इस पोजीशन से हटाया जा सकता है, फेयर चांस ऑफ लूजिंग रहेगा। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट बन गई है और उसको पता है कि अब मुझे हटाने वाला कोई नहीं है ना, नाउ मैं जीत गई हूँ एक बार तो फिर मैं ही जीतूंगी, तो फिर क्या होगा, ठीक तरीके से काम नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। इट मीन्स द रूलर्स दे शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखेंगे, फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और ये चीज किसके लिए है, जो रूलर्स हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस समय, उसके लिए। देन दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को मिलनी चाहिए। कौन सी अपॉर्चुनिटी, राइट टू वोट एज वेल एज राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि जो वोटर है वो खुद भी तो कैंडिडेट बन सकता है ना, दैट इज वाई। अब ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए। किसी को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि तुम वोट नहीं डालोगे अगर वो 18 या फिर उससे ज्यादा ईयर्स ऑफ एज का है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इफ एनीबडी इज डिनाइंग अ पर्सन राइट टू वोट या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगर वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है उसके बाद भी, तो आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये है ना, ऑल दोज हु आर 18 और अबव इट, उन सबको राइट टू वोट है। अगर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो फिर आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक इक्वालिटी दी गई है, आपको एक पॉलिटिकल इक्वालिटी दी है ना, मतलब पॉलिटिकल लेवल पर सारे लोग इक्वल हैं अगर वो 18 और उससे ऊपर है और सबके पास एक ही वोटिंग राइट है। पॉलिटिकल इक्वालिटी थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हम जिसको एक लाइन में सम अप करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही वोट होगा और उसकी वैल्यू भी सिर्फ एक होगी। मतलब अगर एक रिक्शा वाला और प्रेसिडेंट दोनों वोट डालने जाते हैं तो दोनों के पास सिर्फ एक ही एक वोटिंग राइट होगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट वोट डाल रहा है तो एक साथ वहां पर ईवीएम मशीन में 10 वोट काउंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट।
Why? Because one person can have only one vote and each vote can have only one value. वहां पर सिर्फ वन ही काउंट होगा. अब इसके बाद अगर कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है तो भी +1, उसके बाद कोई जाता है तो भी +1. मतलब हर व्यक्ति के पास एक वोटिंग राइट है और उस वोटिंग राइट की वैल्यू भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है. दिस कंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. राइट. इसके बाद हम इसको और डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम कंप्लीटली पॉलिटिकल इक्वालिटी के टॉपिक पर फोकस करेंगे. फाइन. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट. एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स. लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट. इस पॉइंट को पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में. देखो, एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट. कौन सी चॉइस? राइट टू वोट, है ना. अब जो आपको राइट टू वोट मिल रहा है, जो आप इलेक्शन में अपनी चॉइस का यूज कर रहे हो, उसकी मदद से बनेगी एक गवर्नमेंट. बनेगी, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे, फिर वो जाकर लोकसभा राज्यसभा में बैठेंगे. लोकसभा में मेजॉरिटी जिस भी गवर्नमेंट को मिलेगी, मतलब जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, वो पार्टी बना लेगी रूलिंग गवर्नमेंट, है ना. फिर उसी पार्टी से जो लीडर होगा उसको बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद बाकी जो मेंबर्स होंगे सेम पार्टी के, उसको बनाएंगे मिनिस्टर्स. अब क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट बन गई, ये जो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन गए हैं, क्या इनके पास अनलिमिटेड पावर होगी? नहीं. बिकॉज देयर पावर्स विल बी लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेसी में जब पीपल वोट करके एक गवर्नमेंट को इलेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं. अनलिमिटेड पावर्स हैं, बट दे आर नॉट अनलिमिटेड. उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन पर भी बैरियर्स लगाए गए हैं. किसने लगाए? उनके पास तो पावर आ गई है, ठीक है. अब वो अपनी पावर को मिसयूज भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका सोल्यूशन पहले निकाल के दिया है. कैसे? बिकॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स विच लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है और पावर पे लिमिटेशन भी कौन लगा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर बेसिक रूल्स रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उनका प्रोसीजर क्या है. मतलब गवर्नमेंट को कौन सा काम करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसकी प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और एज इट इज द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो इट. ठीक है. सो दिस इज द लिमिटेशंस बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट. यहां पर गवर्नमेंट के काम के ऊपर, गवर्नमेंट के पावर के ऊपर लिमिटेशन लगाने वाला एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बेसिक रूल्स उसमें लिखे गए हैं, और दूसरे हैं सिटीजंस के राइट. सिटीजंस के राइट भी हमको कहाँ से मिल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं. अब सिटीजंस के राइट किस तरीके से एक लिमिटेशन है ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी काम कर रही है, ठीक है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिटीजन के, बट पर्टिकुलर मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स के पास जो बेसिक राइट्स हैं, उन सिटीजन्स के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, गवर्नमेंट के काम से उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिटीजन्स के पास राइट है कि वो कोर्ट्स में जा सकते हैं. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बाकी केसेस के लिए या बाकी चीज़ों से जस्टिस के लिए जो सिटीजन्स हैं, दे कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फर्स्ट. उसके बाद वहाँ से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जाएंगे हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट. लेकिन व्हेन इट्स द मैटर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, व्हेन इट्स द मैटर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, तो इनके पास राइट है कि ये सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट काम करती है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनके अगेंस्ट काम ना किया जाए. अगर उनके अगेंस्ट काम किया जाएगा तो दैट विल अगेन बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट. तो उनके पावर्स पर, गवर्नमेंट के पावर्स पर लिमिटेशन कौन लगा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए बेसिक रूल्स एज वेल एज द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. राइट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिमिटेशंस बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल
राइट्स। फाइन, तो हमने देखा कि 4 पॉइंट्स कौन कौन से, यहाँ पर कौन से की फीचर्स आ रहे हैं डेमोक्रेसी के। अच्छा, ये हमने क्यों लिखे? डेमोक्रेसी के तो और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन अगर कोई भी कंट्री इनको फॉलो नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से, अगर कोई भी कंट्री अपने आप को जो डेमोक्रेसी कहती है और इन की फीचर्स को फॉलो नहीं कर रही है, वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है। व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द केस स्टडीज, वहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। So if you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.